ग्रेविटेशन का तो सबको जरूरत है। बहुत 11th में पढ़ी, समझो उसको, नहीं तो ग्रेविटेशन का क्वेश्चन मत देखो, लिखते जाइए तो याद होते जाए। आप लोगों ने तो ग्रेविटेशन पढ़ लिया होगा। आइनस, ग्रेविटेशन फिनिश होगी कि बचा हुआ भी? हो गया सर, फिनिश। So let me discuss the gravitation. ग्रेविटेशन की शुरुआत कोई बुक में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से होता है, केपलर्स लॉ से होता है, और तो बेसिक से शुरू करेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का जो लॉ हम लोगों को मिला है न्यूटन के द्वारा, और ये सब आप 9th क्लास में भी पढ़े होंगे कि दो मास आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है ना? दो मास आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, और ये अट्रैक्शन के जो लॉ है न्यूटन के द्वारा ये दिया गया है। लेकिन न्यूटन की जो एक्चुअल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो क्या है, वो ध्यान से समझिए। वो कहता है दिस लॉ स्टेट्स दैट the force of interaction between two mass particles, मतलब ये जो न्यूटन के लॉ है वो दो मास पार्टिकल फॉर्म के ऊपर में अप्लाई होता है। The force of interaction between two mass particles is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of their distance. इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। मतलब कहने का कि दो मास पार्टिकल हैं और साथ में the force of gravitation, the force of interaction is called the force of interaction, जो दो मास के बीच लगता है, interaction is called gravitational force, which is always attracting. दो मास के बीच में आपस में कभी भी रिपल्शन की बात नहीं देख पाएंगे, हमेशा ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करते हैं। और ये मान लो एक पार्टिकल मास है m1, एक ये दूसरा पार्टिकल मास है m2, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं r। तो m1 अपने मास के कारण m2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और m2 भी न्यूटन के थर्ड लॉ से m1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट। फोर्स को दिखाने का ये नियम है, जिस पर फोर्स लगता है हम पहले उस पर लिखते हैं, और जिसके द्वारा लगता है उसको हम बाद में लिखते हैं। आप यहाँ कह सकते हो कि ये जो फोर्स है, ये वाली फोर्स है ना, m2 पे जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लगा किस पे, तो 2 पे लगा, ये दूसरा बॉडी है। और किसके द्वारा लगा, तो 1 के द्वारा। और ये जो फोर्स है, ये फोर्स जो कि m1 पे लग रहा है, इसको हम लिखेंगे F/1/2, ये पहला बॉडी है।
और ये दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, मतलब पहला ने जो दूसरे पर फोर्स लगाया, दूसरा ने जो पहले पे फोर्स लगाया, दोनों के दोनों आपस में एक्शन रिएक्शन पेयर टाइप फोर्स होंगे। दोनों फोर्स की मैग्नीट्यूड, फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू टू का जो मैग्नीट्यूड होगा और फोर्स एक्टिंग ऑन टू ड्यू टू वन जो मैग्नीट्यूड होगा, दोनों आपस में इक्वल, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। दूसरी बात, ये जो फोर्स है एक पर जो लगा दूसरे के द्वारा, उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो। तो डायरेक्शन अपोजिट करने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस साइन से दर्शाते, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और इस फोर्स की जो लॉ में कहा गया कि चाहे हम एक फोर्स ले, इसको हम अगर एफ नाम सिंपली बोले एफ, तो एफ जो यहाँ पर होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 into m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस दैट इज r। जो डिस्टेंस r है, और इस प्रोपोर्शनलिटी को जब हम हटाते हैं तो फॉर्मूला मुझे जो मिलता है दैट इज z m1 m2 by r। एक सिंपल सा फोर्स है g m1 m2 by r। यहां पर जो g है, यहां जो आपका g, इसको क्या कहते हैं माइनस, क्या कहते हैं हम इसको? So universal gravitation constant. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मतलब क्या? मतलब उसका वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। इसका वैल्यू कांस्टेंट रहे, मास चाहे कोई भी हो, मास 1 kg हो, 500 kg हो, है ना, इसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। और इसका वैल्यू क्या होता है? 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. वेरी गुड। 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। और इस फोर्स को, ये जो g की वैल्यू है, वो सबसे पहले इसने, है ना, डिटरमाइन किया था एक्सपेरिमेंटली। ये किया था ये जो g की वैल्यू है एक्सपेरिमेंटली, आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने तो ये बताया ना एक्सपेरिमेंटली, इस फोर्स, इस वैल्यू ऑफ g को डिटरमाइन किया था कैवेंडिश ने। determined experimentally by Cavendish using torsional balance। मतलब टॉर्क प्रिंसिपल को यूज करके उन्होंने ये वैल्यू को डिटरमाइन। और यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब हुआ इट्स वैल्यू, है ना, इज इंडिपेंडेंट टू मीडियम। मासेस किस मीडियम में है, इस पर इसका मान डिपेंड नहीं करता। शेप एंड साइज ऑफ बॉडी, जो बॉडी है उसका क्या शेप है, उसका क्या साइज है, बॉडी किस मीडियम में रखा हुआ है, इस बात पर इसका वैल्यू डिपेंड नहीं करता। तो ये आपका है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी हम इस फोर्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। About force of gravitation, gravitational force।
फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। Fg, हम इसको एक सिंबल दे दिए Fg, दो मास के बीच जो फोर्स लगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन Fg। उसके बारे में थोड़ी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एक एक करके बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। पहला है, ये एक प्रकार का 4 फंडामेंटल फोर्स में से एक ये फंडामेंटल फोर्स इज ए टाइप ऑफ फंडामेंटल फोर्स। टोटल कितने फंडामेंटल फोर्स हैं आइनेश? 4 हैं। 4 है सर। उसमें से एक ये भी है और शायद पहला वाला ये। यस सर। ये सबसे पहला पता लगने वाला फंडामेंटल फोर्स है। उसके बाद ही बाकी सारे फोर्स पता लगता है। इसके बाद था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन वगैरह की खोज की, प्रोटॉन की खोज की, चार्ज के बारे में जब पता चला तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। जब रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर की खोज की तब उसके बाद न्यूक्लियर फोर्स आया है ना, फिर उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स। इससे बहुत बहुत पहले हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ढूंढ पाए थे न्यूटन के द्वारा। सो इट इज अ टाइप ऑफ फंडामेंटल फोर्स, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। या ऐसे लिखो पहले, फंडामेंटल फोर्स है ना, वीकेस्ट इन नेचर, वीकेस्ट and very long ranged Recording in progress. ये 4 फंडामेंटल फोर्स में से एक है जो कि सबसे कमजोर फोर्स है, लेकिन इस फोर्स की जो रेंज है वो बहुत बहुत दूर तक होता है। दूसरा, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है। अट्रैक्टिव इन नेचर, कंजर्वेटिव और अट्रैक्टिव इन नेचर, and is independent to medium. Independent to medium. ये सब आपको काम आएंगे चीजों को एनालाइज करने में। ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होता है और ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब आप यूं समझ लो कि मान लो एक मास m1 यहाँ है, एक दूसरा मास m2 यहाँ है, ये दोनों के दोनों अभी हवा में रखा हुआ है, बीच की दूरी वही r है और ये हवा में है। सेम मास है, सेम सिचुएशन, सेम डिस्टेंस है, उसको स्पेस में लेना। यहाँ पे हवा नहीं है, यहाँ पे सब कुछ करो, दोनों के दोनों मास पानी में डूबा हुआ है, दोनों के दोनों मास पानी में डूबा हुआ है और यहाँ पे सिर्फ ये वाला मास पानी में डूबा हुआ है, बाकी सब जगह हवा है। ठीक है, यहाँ पे वाटर में दोनों मास डूबा हुआ है, एक मास हवा में है, एक मास वाटर। बताइए तीनों में से किस केस में डिस्टेंस तीनों केस में इक्वल है? बताइए तीनों में से किस केस में फोर्स सबसे ज्यादा लगे? सब में सेम लगेगा। बताओ वेदांत, किस केस में फोर्स सबसे ज्यादा लगेगा? सेम लगेगा सर। तीनों केस में फोर्स सेम लगेगा। ये पहला केस है, ये दूसरा केस है, ये तीसरा केस है। In all 3 cases, the force will be same. In all above 3 cases, अभी कोई गलती करते ना सर, कभी घुस के बाहर forces will be same. Force of gravitation will be same. मीडियम पे डिपेंड नहीं करता और तीनों केस में अट्रैक्शन ही लगेगा, दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करेंगे, कोई भी केस में रिपल्शन नहीं है।
Next, it is conservative in nature. कंजर्वेटिव इन नेचर, जो ये फोर्स है वो कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स। मतलब क्या कहेंगे इसका? कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स का मतलब क्या हुआ बेटा? पाथ पे दैट इज पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। द वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। द वर्क डन बाय दिस फोर्स है ना, is independent to and in one round trip the work done will be zero. इस फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा, वर्क डन बाय दिस फोर्स will be zero. इस फोर्स के द्वारा वर्क डन जीरो हो। ठीक है, और क्या है? तो फोर्स हो गए। अच्छा, ये एक प्रकार का है ना, सेंटर टू सेंटर लगने वाला फोर्स। इट इज ए टाइप ऑफ सेंट्रल फोर्स, इज ए सेंट्रल फोर्स and independent to independent of the presence of है ना, presence और कह सकते हैं, और absence of other particle, of other mass particle। मतलब कि अगर कोई एक मास पार्टिकल को ला के रख दें, है ना, या अगर कोई पहले से रखा है उसको हटा दें, तो ये फोर्स की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं। ये फोर्स की वैल्यू हमेशा उतना ही रहेगी जो पहले लग रहे थे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो समझ। नेक्स्ट, दी फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हम लोगों के पास जो फोर्स इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर है ना, इज एप्लीकेबल between two particles। दो पार्टिकल्स के बीच अगर आपको फोर्स निकालनी है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल मतलब जो इसका डायमेंशन हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, और इन दोनों के बीच की दूरी r है, तो आप ये लगा सकते हैं। दूसरा, टू स्फीयर्स, सॉलिड या हॉलो जो भी हो, आउटसाइड। दोनों स्फीयर क्या होना चाहिए? आउटसाइड के होने। मतलब एक स्फीयर यहाँ है, एक स्फीयर यहाँ है, चाहे वो सॉलिड हो या हॉलो हो, या एक सॉलिड हो एक हॉलो हो, एक सॉलिड हो एक हॉलो, तो आप लगा सकते हैं। और इस केस में हम डिस्टेंस जो है वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। और अगर एक स्फीयर दूसरे स्फीयर के भीतर घुसा है तो फिर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, तो दो पार्टिकल के बीच एक फोर्स लगा सकते हैं, या दो स्फीयर के बीच ये फोर्स लगा सकते हैं। तीसरा, बिटवीन पार्टिकल एंड स्फीयर,
पार्टिकल एंड स्फीयर, चाहे वो स्फीयर सॉलिड हो या होलो, और वो पार्टिकल आउटसाइड होना चाहिए। अगर इनसाइड में है तो फिर नहीं लगेगा। जैसे कि एक पार्टिकल है, एक स्फीयर, ये मान लो कि स्फीयर है, चाहे सॉलिड हो या होलो हो, और एक पार्टिकल है यहाँ से उस दूरी पे, तो आप ये फॉर्मूला लगाकर इस दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेकर आप ये फोर्स फॉर्मूला लिख सकते हैं। बाकी इन तीन अवस्था को छोड़ के और कोई भी अवस्था मिल जाए तो आप ये फॉर्मूला यूज नहीं करते। इन तीनों केस में आप फोर्स इज इक्वल टू Gm1 m2 by r²। बाकी और किसी दूसरे केस में अगर आपको मिल जाए दो मास और इसके बीच फोर्स पूछा जाए तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। फिर क्या होगा वो सीखने वाली बात है ना, वो कितना होगा वो सीखने वाली बात। जैसे कहने का मतलब हुआ कि सपोज करो कि तुम्हारे पास एक ये रिंग है या एक रॉड है, ये एक रॉड है, रॉड का लंबाई जो भी दिया हुआ है, और यहां से कुछ दूरी पर एक पार्टिकल है, ये रॉड का मास m1, ये पार्टिकल का मास m2, और दोनों के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस r है। तो बताइए तो क्या हम इस दोनों के बीच आपस में दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा? दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, नो डाउट, और उस अट्रैक्शन के फोर्स को हम ग्रेविटेशन फोर्स ही कहेंगे, नो डाउट। लेकिन क्या ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, क्या हम इसको Gm1 m2 by r² लिख सकते हैं आइनश? नहीं सर। नहीं लिख सकते। क्या होगा फोर्स इन दोनों के बीच, ये हम आगे चल के सीखेंगे, लेकिन हम ये नहीं लगा सकते। इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे, जैसे कि मान लो एक रिंग है, एक रिंग का मास m1 हुआ, एक यहाँ से कुछ दूरी पर एक स्फीयर है ना, स्फीयर है, इसका मास m2 है, बीच की दूरी r है। तो क्या हम इन दोनों के बीच फोर्स का फॉर्मूला Gm1 m2 by r² लिख सकते हैं? बताओ। नहीं सर। नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। इनफैक्ट अगर मान लीजिए ये एक आपका ये सॉलिड स्फीयर है, ये एक सॉलिड स्फीयर, ठीक है, ये सॉलिड स्फीयर है, मास इसका m1 है, और एक इसके भीतर में एक पार्टिकल है, यहाँ अंदर में सॉलिड स्फीयर है और इसके अंदर में पार्टिकल है m2, और ये सेंटर से कुछ r दूरी पर है। सॉलिड स्फीयर के अंदर में वो पार्टिकल है, सेंटर से r दूरी पर है। तो क्या ऑफकोर्स दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, पार्टिकल स्फीयर को अट्रैक्ट करेगा, स्फीयर पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा, नो डाउट। फोर्स लगेंगे, लेकिन प्रश्न ये उठता है क्या वो फोर्स हम Gm1 m2 by r² ऐसा लिख सकते हैं? नहीं। वेदांग बताओ। नहीं सर। नहीं लिख सकते। अगर यही पार्टिकल बाहर होता तो फिर हम लगाते। तो आप कुल मिलाकर ऐसे ये वाली जो एग्जांपल के सिचुएशन बहुत सारे मिल जाएंगे कॉम्बिनेशन, बस आपको याद रखना कहाँ लगा सकते। ये तीन स्थिति है जहां आप बोल्डली लगा करके अपना काम बना सकते हैं, और ज्यादातर यही तीन स्थितियों के ही प्रॉब्लम्स आपसे पूछे जाते रहते हैं, इसलिए मैंने तीन सिचुएशन शो कर दिया। बाकी और सब के लिए हम, है ना। अच्छा, मान लो कि अगर हमको निकालना हो ये पहला, इस केस में क्या फोर्स होगा, इस केस में क्या फोर्स होगा, इस केस में क्या फोर्स, तो इसके लिए मेरे पास वही प्रिंसिपल है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है।
हम थोड़ा सा इसके बारे में आपको, ये तीसरा वाला जो स्थिति है उसके बारे में थोड़ा सा अलग से बता दें, नोट कर लीजिएगा उसको और याद रखिएगा। कि अगर वो पार्टिकल is inside a sphere, अगर एक पार्टिकल स्फीयर के अंदर में है, बाहर में है तब तो आप लगा सकते हैं, अगर पार्टिकल अंदर में है तब उस केस में अगर पहला स्फीयर इज हॉलो, स्फीयर अगर हॉलो है, ये आपका एक हॉलो स्फीयर है, मास इसका m और सेंटर से कुछ दूरी पे एक पार्टिकल है स्मॉल m मास का, या हम m1 m2 कर दें। ये स्फीयर का मास m1 और सेंटर से एक m2 पार्टिकल x दूरी पर रखा हुआ है और ये स्फीयर हॉलो है। तो आइनस बताइए तो क्या m1 m2 के बीच फोर्स लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा सर। कितना लगेगा? और तो 0 लगेगा। हाँ साहब साहब, क्या आपने ग्रेविटेशन पढ़ लिया? नहीं, जगह से नहीं है। हाँ वेदांग बताओ, फोर्स लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा तो कितना लगेगा, फटाफट बोलो। सर फोर्स लगेगा, लेकिन सर ग्रेविटेशन पढ़ा नहीं है मैंने अभी। सर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद होगा कोचिंग में। तो ये यहाँ पर फोर्स 0 लगेगा, मतलब फोर्स नहीं लगेगा। हॉलो स्फीयर के भीतर में आप कहीं भी ये पार्टिकल को रख दोगे, यहाँ रख दो, 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 कहीं भी रख दो, तो उस पार्टिकल पर स्फीयर के द्वारा कोई भी फोर्स नहीं है। और अगर वो सॉलिड स्फीयर है, अगर लगता है तो अंदर का सब चाट उधर था। अगर वो सॉलिड स्फीयर है, ये ऊपर में निकाल के को पता चला डिब्बा में कुछ रखे, इट इज अ सॉलिड स्फीयर। ये डिब्बा में सिकुड़ गया। सॉलिड स्फीयर का मास मान लो m1 है और सेंटर से उस दूरी पर हम एक पार्टिकल रख दिए m2 और ये x दूरी पर है और स्फीयर का रेडियस r। ले भैया वो देख रहे हैं नंबरिंग वा सर बदल स्फीयर का रेडियस r है। दो देल के तो बताइए आइनिश, फोर्स लगेगा? यस सर लगेगा। फोर्स लगेगा और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यस स्फीयर पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा और पार्टिकल स्फीयर को अट्रैक्ट करेगा, और फोर्स कितने लगेंगे याद है? यस सर। जी एम एक और m स्मॉल r बाई कैपिटल R क्यूब। हाँ वेरी गुड। जी m1 m2 है ना, दोनों मास जो भी हैं, स्फीयर के मास और पार्टिकल के मास, n2 जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है डिवाइडेड बाई कैपिटल ये फोर्स, ये फोर्स। और यही पार्टिकल अगर यहाँ मतलब सेंटर पे आ जाए स्फीयर के तो कितना फोर्स हो जाएगा? ये पार्टिकल ऑफ मास और पार्टिकल मास m2 जो है लाई एट सेंटर, तब फोर्स कितना हो जाएगा? सेंटर मतलब x इक्वल टू 0 है ना एनएस? ये जो पार्टिकल है अगर ये सेंटर पर यहाँ आ जाता है, यस सर। ये पार्टिकल यहाँ नहीं होकर के अगर सेंटर पे रहेगा तो फिर दोनों के बीच कितना फोर्स लगेगा? 0, क्योंकि फिर x का जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा और यहाँ प्लेस कर देंगे फोर्स।
तो ये हो गया आपका फोर्स के बारे में थोड़ी बातें जो याद रखें। सर यहाँ पे एक्स कहाँ से मेजर कर रहे हैं? सेंटर से। सर सेंटर ऑफ मास? नहीं, सेंटर ऑफ मास वाली कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ सेंटर से मेजर करेगा। सेंटर से वो पार्टिकल जो दूरी पे रखा और स्फीयर का रेडियस। ये कहाँ से आता है अगर आप ये जानना चाहें तो हम इसके कॉन्सेप्ट दे देते हैं। वैसे आपको ये डायरेक्ट याद ही रखना है, ठीक है? वैसे हम कॉन्सेप्ट लिख लो। कॉन्सेप्ट क्या है? अगला बार से वैसे नहीं करना रोहित। ये सिर्फ अंदर के लिए है ना, बाहर के लिए भी लगा सकते हैं अंदर। पहला है कि इफ पार्टिकल लाई ना इनसाइड ए स्फीयर ऑफ रेडियस, एक मिनट, पार्टिकल लाई इनसाइड a sphere of radius capital R at a distance x from the center, जहां x जो है वो लेस देन r है, then the force on particle will be due to the sphere of radius x. Okay? मतलब कहने का कि आपका ये स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है या हॉलो स्फीयर, जो भी आप ले सकते हो। हम अभी सॉलिड स्फीयर ले रहे हैं। सॉलिड स्फीयर का मास हुआ m, मान लेते हैं कैपिटल M। सॉलिड स्फीयर का मास है कैपिटल M और इसका रेडियस है कैपिटल R। और यहां से x डिस्टेंस पर एक पार्टिकल रखा है, मास इसका है स्मॉल। तो क्या कहा गया कि इस स्मॉल m पर जो फोर्स लगेगा वो सिर्फ उसी मास ऑफ स्फीयर के कारण लगेगा जिस स्फीयर का रेडियस x। अगर आप x रेडियस का एक स्फीयर एज्यूम करो अंदर में, तो ये जो आपका एक स्फीयर बना, बस यही स्फीयर के जो मास होंगे वो इस पार्टिकल पर फोर्स लगाएंगे। आप इसका एक दूसरा डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। ये आपकी स्फीयर हुई जिसका रेडियस x है, और यहाँ आपका वो पार्टिकल लगा है। और इस स्फीयर का जो मास हुआ मान लेते हैं m डैश। अब आप इस पे वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये वाला जो पहला वाला फॉर्मूला है वो लगा सकते हैं, क्योंकि वो जो पार्टिकल है वो बाहर चला गया स्फीयर के। तो आप यहाँ Gm1m2/r²। आप बताइए पहले m डैश का वैल्यू कितना बताएंगे? m डैश कितना होगा? m/4। तो आप जानते हैं ना कि 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, ये जो आपका कैपिटल R, ये जो पूरा रेडियस है, इतना पूरे वॉल्यूम में मास कितना है? m है। 4/3 पाई R क्यूब पर मास m है। तो यूनिट वॉल्यूम में मास कितना हो जाएगा? तो m/4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। ये जो x वॉल्यूम का स्फीयर है, ये जो जिसका मास m डैश है, दैट इज 4/3 पाई x क्यूब वॉल्यूम में कितना हो जाएगा मास? तो 4/3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो नीचे वाले से कैंसिल, तो m x क्यूब बटा में r।
और यही जो मास आया वो है m डैश। m डैश की वैल्यू आपकी निकल गई और आप इन दोनों के बीच फोर्स का फॉर्मूला वो लगा सकते हैं अट्रैक्शन वाली, और यहाँ फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा G m डैश m डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, m डैश m इंटू x स्क्वायर। अब लगा दीजिए m डैश का वैल्यू रख दीजिए। m डैश की वैल्यू आपके पास है m x क्यूब डिवाइडेड बाई r क्यूब, m डैश की वैल्यू हो गई, ऊपर में स्मॉल m और नीचे में x स्क्वायर। x स्क्वायर एक कैंसिल हो जाएंगे, x एक जिंदा ऊपर में रह जाएगा, और f g का वैल्यू कितना आएगा, वो आएगा g कैपिटल M स्मॉल m इंटू x डिवाइडेड बाई r, है ना। और ये वैल्यू तो ठीक है, आप निकालना सीख गए, लेकिन ये याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम में हम डायरेक्ट जो है रनिंग में ही यूज करते हैं। अच्छा, ये तो हो गया किसका वेदांत, सॉलिड का ना। यस सर। अगर ये सॉलिड स्फीयर ना होकर हॉलो स्फीयर होता, थोड़ा इमेजिन करो तो, और उसके भीतर में ये पार्टिकल रखा रहे और हम यही सिचुएशन ड्रॉ करते हैं, यही कॉन्सेप्ट को लगाते जो ऊपर लिखे हैं, तो ये वाली m डैश की वैल्यू क्या होती, 0 होती, क्योंकि जब आप एक भीतर में x रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ करते तो हवा हाथ आता तो खाली है, और m डैश की वैल्यू 0 होती तो फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स में वैल्यू 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट कर रहे थे ना हम लोग, नोट कर रहे थे। ये पहला आपका नोट पॉइंट है। अगर कोई पार्टिकल स्फीयर के अंदर में लाई कर जाए तो हम उस केस में कैसे फोर्स निकालेंगे, चाहे वो सॉलिड हो या हॉलो हो। दूसरा नोट पॉइंट है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू रॉड, रिंग, है ना, ड्यू टू रॉड, ring, etc. use the concept of differentiation and integration. वैसे आपको इसके रिजल्ट याद रखने हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कैलकुलेट करेंगे वो हम करेंगे बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। प्रोसेस क्या है यूज करने के, प्रोसेस नोट कर लीजिए। प्रोसेस मतलब स्टेप्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट कंसीडर रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, है ना। एक रेफरेंस पॉइंट ऐसा पॉइंट हम कंसीडर करते हैं, लेते हैं, जहां से हम रॉड को, रिंग को पूरी तरह से एनालाइज कर सके कि रॉड यहाँ से, है ना, यहाँ से अगर हम देखें तो रॉड यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ, या यहाँ से देखें तो रिंग यहाँ से यहाँ तक, है ना, फैला हुआ, उसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। एंड देन कंसीडर एन एलिमेंट्री मास, है ना, dm of thickness
dx at a distance x from the reference point. मतलब कहने का ये हम आपको एक प्रोसेस दे देते हैं, ये आपको पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैग्नेटिज्म में सब जगह काम करेगा, जहां कहीं भी वेरिएशन वाला सिस्टम मिल जाता हो। तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट चुननी है और फिर वहां से एक छोटा एलिमेंट कंसीडर करनी है एट ए डिस्टेंस x, और उस एलिमेंट्री मास का थिकनेस लेंगे हम dx। ये एक क्या बोलते हैं नोटेशन है ना। थिकनेस dx लेंगे एट ए डिस्टेंस x, अगर मतलब x दूरी पर एक थिकनेस कंसीडर करेंगे dx। अगर r दूरी लेंगे तो r दूरी पर थिकनेस लेंगे dr, y दूरी पर थिकनेस लेंगे dy, और अगर मासेस एंगल में फैला हुआ है तो हम थीटा एंगुलर पोजीशन पर थिकनेस लेंगे d थीटा। ये प्रोसेस है, हम हर एक केस में एलिमेंट्री मास लेंगे dx। और if system is symmetrical, if mass distribution is symmetrical, if mass distribution is symmetrical, then we should consider two similar elementary mass। अगर वो सिमेट्रिकल है तो हम दो एलिमेंट्री मास चुनेंगे। हालांकि एक चुनने से भी काम हो जाएगा, लेकिन दो चुनने से आपकी जो कैलकुलेशंस हैं वो काफी हद तक कम। तो इसके लिए मैंने आपको एक और रास्ता दिया कि अगर मास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का है तो आप वहां दो सिमिलर एलिमेंट्री मास को चुन के आप काम कर सकते। अब ये जो एलिमेंट्री मास आप चुनेंगे उसको एक पार्टिकल के रूप में कंसीडर करेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, देन फाइंड नेट फोर्स ऑन अदर पार्टिकल, जिस पर भी आपको फोर्स निकालना है, अदर पार्टिकल ड्यू टू एलिमेंट्री मासेस फ्यूजन। एलिमेंट्री मासेस फ्यूजन, जो आपने एलिमेंट्री मास चुना है ना, उसके द्वारा नेट फोर्स आप उस पार्टिकल पर, जिस पर नेट फोर्स निकाली थी, आपको निकालिए एंड से df। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, dfr। और फिर तीसरा इंटीग्रेट dfr, है ना, विथ प्रॉपर लिमिट, और उसको प्रॉपर लिमिट से इंटीग्रेट कर दीजिए। आपको माना है इंटीग्रेट dfr विथ प्रॉपर लिमिट। तो ये आपके प्रोसेस होंगे जिसको यूज करके हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे। चलो हम रॉड, रिंग वगैरह सब का फोर्स कैलकुलेट करना आपको सिखाते हैं, और जो रिजल्ट आएगा उसको आपको याद रखना, क्योंकि एग्जाम में अब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, उनको क्विकली जवाब देना होता है, और डेरिवेशन का एग्जाम में मौका नहीं। एनीवे, सबसे पहले हम आप फोर्स ड्यू टू ए रॉड, यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, सब में यह कॉन्सेप्ट काम करेगा। यूनिफॉर्म रॉड ऑन ए पार्टिकल। पहला हम स्थिति लेते हैं, सपोज कीजिए कि आपका एक ये रॉड है, दिस इज ए यूनिफॉर्म। रॉड की अपनी एक लेंथ है L, और इस रॉड का मास सपोज करो है कैपिटल M। रॉड
के इस सिरे से, रॉड की लेंथ है ए बी रॉड है, और बी एंड से एक आर डिस्टेंस पर एक पार्टिकल रखा हुआ है जिसका मास है स्मॉल। आपको क्या करना है, आपको इस रॉड के द्वारा उस पार्टिकल पर फोर्स निकालना है। क्या आप इस रॉड के द्वारा इस पार्टिकल पर फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन? यस सर। क्या आपको इसका फॉर्मूला याद है, इसका रिजल्ट याद है? और रिजल्ट यस सर याद है। बोलो। 2gm by d under root l square plus 4 small d square। बोलो। 2 capital G capital M divided by small d into under root capital L square plus 4 into small d square। धीरे धीरे बोलो, हम लिख रहे हैं। ओके सर। L square नीचे में रूट के अंदर में L स्क्वायर प्लस 4 d square। और ये जो फोर्स का फॉर्मूला आपने बोला, क्या वो इसी सिचुएशन के लिए बोला? यस सर, यूनिफॉर्म रॉड के लिए बोला था। हाँ, यूनिफॉर्म रॉड के लिए ठीक है आइनस, लेकिन यूनिफॉर्म रॉड का एक स्थिति ये भी होता है ना, ये आपका यूनिफॉर्म रॉड है और यहाँ से इस डिस्टेंस पर या डिस्टेंस पर पार्टिकल रखा हुआ है, एच निकालते हैं। एक ही भी है ना सिचुएशन? नहीं सर, ये उसके लिए परपेंडिकुलर के लिए, ये इसके लिए है। चलो, यूनिफॉर्म रॉड के सिचुएशन बहुत बदल जाएंगे ना आइनस? यस सर। अच्छा, अभी ये जो सिचुएशन है, यहाँ पर ये मास एग्जैक्टली मिडिल में है, और की L/2 नीचे L/2 है ना। और अगर हम इस मास को थोड़ा सा डेविएट कर दे, मतलब यहाँ ना दे के हम थोड़ा सा इसको नीचे शिफ्ट कर देते हैं, सपोज करो इस जगह पे, यहाँ पे, मतलब वो सिमेट्रिकल नहीं रहा फिर, ठीक है। मतलब रॉड इस मास के यहाँ से ऊपर की लेंथ ज्यादा हो गई, रॉड की नीचे की लेंथ कम हो गई, तो फिर फोर्स चेंज हो जाएंगे। यस सर। तो क्या ये फॉर्मूला आपका इस केस में काम आएगा? नहीं सर, नहीं काम आएगा। या ये फॉर्मूला इस केस में काम आएगा जो मैंने दिया है? नहीं सर, नहीं काम आएगा। तो आपको क्या सीखना होगा? आपको कॉन्सेप्ट सीखना होगा। हाँ, अगर आपकी ये वाली सिचुएशन आ गई, अगर आपको ये वाली सिचुएशन आ गई और तब आप ये डायरेक्ट लगा दिए, यू आर लकी। और ज्यादातर यही वाला आता ही है जेईई मेंस में और नीट में। लेकिन आप एडवांस में ये एक्सपेक्ट मत रखना कि आप जो रट के जा रहे हो वही है। ओके सर। तो आपको अपने आप को ना तैयार रखना है कि अगर ये पूछ दिया तो ठीक है भाई, हम लगा देंगे, नहीं पूछा तब भी हम बना देंगे। भाई हम आपको सिखाते हैं कैसे लगा। ओके। तो नियम बता दिया है आपको कि क्या करना है। सबसे पहले हम एक रेफरेंस पॉइंट चुनेंगे और वहां से हम एक एलिमेंट्री मास लेंगे। रेफरेंस पॉइंट आप इस रॉड का लोगे जिसमें मास वेरी कर रहा है। तो हम रेफरेंस पॉइंट ऐसा करते हैं, रेफरेंस पॉइंट हम यहां ले लेते, इस एम पर ले लेते, यहां। दिस इज रेफरेंस। आप यहां भी ले सकते हो रेफरेंस, आप यहां भी ले सकते हो रेफरेंस, आप बीच में भी ले सकते हो। बीच में लोगे तो आप कहोगे रॉड की लेंथ जो है वो L/2 पीछे, L/2 आगे जा रहा है। यहां लोगे तो आप कहोगे कि रॉड जो है लेंथ L पीछे जा रहा है। यहां लोगे तो आप बोलोगे रॉड की लेंथ L आगे जा रहा है। और अगर यहां लिए हुए हो जहां मैंने अभी दिखाया है रेफरेंस, तो क्या कहोगे, ये जो रॉड है वो यहां से R डिस्टेंस से शुरू हुआ और R+L डिस्टेंस तक गया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? यस सर। वेदांग बताओ, तो अगर हम यहां से रॉड को देखें तो रॉड की लेंथ को तुम कैसे डिफाइन करो?
सर पॉइंट मास की तरह। नहीं, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो रॉड की लेंथ को हम कैसे बोलेंगे, कहाँ से कहाँ तक वेरी करता बोलेंगे? अच्छा वहां से सर 0 से R से लेके R+L तक। हाँ, R से लेके R+L तक। और अगर यहाँ पर बैठ के देखते तो 0 से लेके L तक। 0 से। चलिए, ये बातें आपको लिमिट देने में काम है। ये जो इंटीग्रेशन के बाद जो लिमिट देने की बात की है यहाँ पे, है ना, विथ प्रॉपर लिमिट, ये रेफरेंस पॉइंट से ही डिसाइड हो। चलो ठीक है, आप समझो पहले इसको। तो मैंने यहाँ रेफरेंस लिया, रेफरेंस पॉइंट से x डिस्टेंस पर एक छोटा एलिमेंट्री मास कंसीडर करना है जिसका थिकनेस है dx, और इसका मास होगा dm। अब आप dm पहले निकाल, dm कितना बोलोगे बताओ? लैम्डा तो है ही नहीं, तो L लेंथ का मास कैपिटल M है, तो यूनिट लेंथ का मास हो गया m/l, तो dx लेंथ का हो गया m dx/n। ये आपका हुआ dm। ठीक है इनेस, देखो तो मैंने कोई गलती किया क्या? नहीं सर सही है ना, dm dx ऊपर ही होगा और l नीचे होगा। ठीक, और लैम्डा dx बोल सकते हैं वेदांत, क्योंकि लैम्डा लिनियर मास डेंसिटी हुआ मास बाई लेंथ, है ना। अगर आप इसको लैम्डा के रूप में बोलना चाहते हो तो लैम्डा बराबर हो जाएगा m बाई मास पर यूनिट लेंथ m बाई, अगर यूनिफॉर्म हुआ। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो फिर आपको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। चलो ठीक है, तो आपने अभी क्या निकालना? आपने अभी dm निकाला। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट का क्या कहा? अच्छा, यहां से अगर हम देखते हैं, एक बात और डिस्कस करनी थी। यहां से अगर हम देखते हैं तो क्या ये रॉड की जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल होता तो दोनों साइड के मास डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होते। अगर हम रॉड के बीच में बैठ के देखते हैं ना तो सिमेट्रिकल होता है ना इनेस? रॉड के बीच में अगर रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं तब सिमेट्रिकल हो जाता, तब दो एलिमेंट लेके हम सवाल को बना सकते। एक ही सवाल को हम अलग अलग रेफरेंस को कंसीडर करके अलग अलग मेथड से सॉल्व। ये मत समझना कि बस यही एक मेथड है जो आपको बता रहे हैं, बहुत सारे हो सकते हैं सेम सिचुएशन को सॉल्व। तो डीएम की वैल्यू निकल गई। अब क्या नियम है? अब नियम है कि देन आप नेट फोर्स फाइंड कीजिए ड्यू टू एलिमेंट्री मास के कारण जो आपने कंसीडर किया है, और उस फोर्स को बोलेंगे डीएफ, क्योंकि यहाँ एक ही है, एक यहाँ एक यही डीएम है, एक छोटा सा, और हमें इस पर फोर्स निकालनी है, इस डी कैपिटल एम बोलना ज्यादा अच्छा, क्योंकि रॉड की मास कैपिटल डी कैपिटल, डी कैपिटल। और यहाँ पे एक पार्टिकल मास स्मॉल m है जो कि आपने x डिस्टेंस पर कर। तो ये जो dm के द्वारा इस पर आप फोर्स लगा दीजिए, फोर्स एक्टिव ही होगा, और इस फोर्स को हम बोलेंगे dfr। तो dfr का वैल्यू बताइए। तो पार्टिकल के बीच न्यूटन का ग्रेविटेशन का लॉ डायरेक्ट लगा सकते। dfr इज इक्वल टू z dm into m डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। थोड़ा वैल्यू रख दो। dm की वैल्यू आपके पास है m dx डिवाइडेड बाई l, ये हुआ dm का वैल्यू, स्मॉल m एंड डिवाइडेड बाई x, दिस इज x।
और आपको अगर नेट फोर्स निकालनी है तो उसको पकड़ के इंटीग्रेट करो। इस पूरे रॉड के कारण, अगर ये पूरी रॉड के कारण इस पार्टिकल पर फोर्स निकालनी है, आप इसको पकड़ के इंटीग्रेट तो करो। तो कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम डिवाइडेड बाई एल, है ना, ये सारे एक साथ हो जाएंगे और dx बाई एक्स स्क्वायर आपके यहाँ। और इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां देंगे? आप जो रेफरेंस पॉइंट चुने हैं वहां से इस रॉड की जो मास डिस्ट्रीब्यूशन की जो वेरिएशन हो रही है, आप यहां से ऑब्जर्व कीजिए तो आप कहेंगे कि r डिस्टेंस से r प्लस एल तक ये रॉड, ये इंटीग्रेशन की लिमिट यहां पर। अब आप बाहर कर लीजिए जी एम एम बाई एल, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? -1 बाई एक्स होगा ना? यस सर। r से लेके r प्लस एल, ये हो गया जी एम एम बाई एल। एक बार आप माइनस है तो माइनस को मेंटेन करने के लिए पहले नीचे वाला लिमिट रख देते हैं, फिर उसके बाद तो माइनस खप गया अंदर में। जी एम एम बाई एल नीचे आ गया r इंटू आर प्लस एल, आर प्लस एल माइनस दिस आर कैंसिल्ड, और ये एल भी एल से ये कैंसिल हो, और बच गया क्या? तो जो फोर्स आया उस रॉड के द्वारा उस पार्टिकल पर जो फोर्स आया वो आया जी एम एम डिवाइडेड बाई आर इंटू आर। और सेंटर ऑफ मास का सिचुएशन लेकर के फोर्स नहीं निकाल सकते, है ना वेदांत? यस सर। मन में आएगा, आपके मन में आएगा कि जैसे ये रॉड है, ये रॉड है, रॉड का पूरा मास फैला हुआ है, और यहाँ एक पार्टिकल है, यहाँ से इस डिस्टेंस पर ये पार्टिकल है, और ये रॉड का लंबाई एल है। आपका मन क्या करेगा? आपका मन करेगा कि हम इसको एक पार्टिकल बना लें सेंटर ऑफ मास पे, इसका वैल्यू m हो गया, तो यहाँ से इसकी दूरी हो जाएंगी x प्लस l/2, ये l/2 हो जाएगा ना। तो ये डिस्टेंस आपका, और फिर जब फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे जी एम बाई l/2 प्लस x का होल स्क्वायर, ऐसा कि आप क्या देखिए तो यही फोर्स का फॉर्मूला यहाँ आ रहा है? नहीं सर। नहीं आ रहा, तो मतलब वो काम नहीं करेगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट काम यहाँ। तो आपको प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ही यूज करना है। कैसे करना है ये मैंने आपको सिखाया। चलिए अभी जो एक वेदांग ने रिजल्ट बताया था उसकी भी चर्चा कर ही लेते हैं। ये आपकी एक रॉड है, ये रॉड, और सिमेट्रिकली यहाँ पर x डिस्टेंस पर एक पार्टिकल रखा। रॉड की लेंथ टोटल l है, रॉड की मास कैपिटल M है, रॉड की लेंथ टोटल है, और ये दूरी r ले लेते हैं। डिस्टेंस आ गया, ये पूरी लेंथ रॉड की l है। अब इस रॉड के द्वारा इस पार्टिकल पर कितना फोर्स होगा ये आपको निकालना। तो कैसे निकालें? हम ऐसा करते हैं, यहां रेफरेंस ले लेते हैं।
अगर हम यहाँ रेफरेंस ले लेते हैं, मतलब यहां से बैठ के अगर रॉड को देखते हैं, तो क्या आपको ये रॉड सिमेट्रिकल नजर आ रहा है? यस सर। है ना, आधा ऊपर आधा नीचे, एकदम साफ सिमेट्रिकल नजर आ रहा है। तो सिमेट्रिकल की स्थिति में मैंने 2 एलिमेंट्री मास लेने के लिए बोला। लेने से कैलकुलेशन आसान होगा, आप एक भी लेकर के भी बिल्कुल वही आंसर अचीव कर सकते। हम ऐसा करते हैं, सिमेट्रिकल ले लेते हैं और यहां से x डिस्टेंस ऊपर और यहां से x डिस्टेंस नीचे 2 एलिमेंट्री मास कंसीडर कर। इसका थिकनेस होगा dx, इसका थिकनेस होगा dx और इसका मास होगा dl। इसका मास होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सेम प्रिंसिपल आपको काम पड़ेंगे, बस यहाँ हम मास के साथ आपको चीजों को सिखा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सेम चीज मिलेंगे, बस मास की जगह वहां क्या मिलेंगे? चार्जेस मिलेंगे। भाई ये प्लस चार्ज पूरे रॉड में फैला हुआ है, चार्ज की वैल्यू कैपिटल क्यू है, और यहाँ पर एक स्मॉल चार्ज स्मॉल क्यू है, यहाँ से बीच की दूरी r है। बताइए दोनों के बीच में फोर्स क्या? तो जो मास के साथ आप चीजों को सीख रहे हो, बिल्कुल चार्ज में वही कॉन्सेप्ट को लगाओ। बस m की जगह कैपिटल Q, स्मॉल m की जगह स्मॉल q, r की जगह स्मॉल r, है ना। अब फोर्स का फॉर्मूला में G m1 m2 by r स्क्वायर ना यूज करके वहां यूज करेंगे 1/4 pi epsilon naught q1 q2। तो कहानी एकदम सेम टू सेम चले। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने से पहले, है ना, ये ग्रेविटेशन पढ़ लेना ज्यादा अच्छा है, उनकी सारी बेसिक प्रिंसिपल्स पता चले। तो आइए बात करते हैं। तो आपने डीएम कंसीडर कर लिया, अब डीएम का वैल्यू बता दो भाई कोई। डीएम का हम यहाँ डीएम जो ले रहे हैं उसको कैपिटल डीएम बोलेंगे, क्योंकि रॉड का मास कैपिटल एम है। तो डीएम का वैल्यू कोई बोलो बच्चा। m/l/dx। डीएम की वैल्यू हो गई कैपिटल एम बाई एल इंटू अब हम इस डीएम की वजह से फोर्स इस स्मॉल एम पे निकालेंगे। चूंकि 2 एलिमेंट मास हो गया डीएम है, ये दोनों इस पर फोर्स लगाएगा। हम इसको थोड़ा सा और गहराई से डिस्कस करते हैं। देखो हमने इसको ज्वाइन किया, इसकी एंगुलर पोजीशन भी हम यहाँ से बोल सकते हैं। यहाँ से थीटा एंगुलर पोजीशन पर एंगुलर थिकनेस हो जाएगा dt। यहाँ से नीचे भी थीटा एंगुलर पोजीशन पर ये एंगुलर थिकनेस हो जाएगा dt। ये बच्चे चल बता, फोर्स की बात हम करने वाले हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा सा एक फ्री बॉडी डायग्राम बना के आपको समझाने का प्रयास करें। एक आपकी एक स्मॉल डीएम यहाँ हो गई, एक यहाँ से एक स्मॉल डीएम यहाँ हो गई, ये वाली डीएम, ये वाली डीएम, ठीक है। और सेंटर से r दूरी पर एक पार्टिकल ये हो गया आपका कैपिटल। अब इस दोनों एलिमेंट्री मास के कारण
इस पर नेट फोर्स निकालनी है, इसे स्मॉल m पर नेट फोर्स निकालनी। तो नेट फोर्स कैसे निकालोगे? ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट, दोनों एक दूसरे, ये dm इसको अट्रैक्ट करेगा और ये भी dm इसको अट्रैक्ट, और इसको हम df बोले, df, और इसको भी df, और इसी दोनों df का रिजल्टेंट को dfr दो। आप कंपोनेंट तोड़ दो, ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा ही हुआ, तो इसका कंपोनेंट आप रिजॉल्व करोगे, ये हो गया इधर में df cos थीटा, इधर में df sin थीटा, फिर नीचे वाले का भी एक और df cos थीटा, और इसका नीचे की तरफ df sin थीटा। तो df sin थीटा दोनों इक्वल एंड अपोजिट तो कैंसिल हो गया, और नेट df का जो मान आया, नेट dfr जिसको हमने लिखा है, वो आपका आ गया 2 times df cos थीटा। देखो हमने जो भी यहाँ पर चीजें लिखी स्टेप बाय स्टेप, हम वही यूज थ्रू आउट करेंगे, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ें, ग्रेविटेशन पढ़ें, मैग्नेटिज्म पढ़ें, कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लगाने के हम थ्रू आउट यही प्रोसेस। चलो आगे बात करते हैं। सबसे पहले बताओ df की वैल्यू बताओ, df अरे बोलो भाई कोई df, बोलो वेदांग df बोलो, ये df बोलना है, ये df। अच्छा ये दूरी यहाँ से x से याद रखना, ये वाली दूरी x है, ये भी दूरी x। बोलो df। √x²। नहीं df बोलना है ना इनेश, फोर्स की वैल्यू बोलनी है, g v m1 m2 बाय m1 m2 कहाँ दिख रहा है आपको भाई? m1 हुआ dm, m2 हुआ m। फॉर्मूला थोड़ी हमको यहाँ df की वैल्यू बतानी है जो यहाँ लग रहा है, ये सिचुएशन। df z, एक मास हुआ dm, दूसरा मास हुआ m, और इस दोनों के बीच की दूरी बोलो √अंडर x² प्लस r² का होल। यही है ना? तो बहुत करते रहो रे, था हटा ये वाली दूरी यही होगा ना, √अंडर x²। वो अपने करते रहो अपना, तो गलती बार बार होती। चलो ठीक है, इनटू cos थीटा। cos थीटा का वैल्यू बताओ, cos थीटा का वैल्यू बताओ भाई। बेस बाय हाइपोटेन्यूज, r बाई हाइपोटेन्यूज हो गया कितना? √अंडर x² प्लस r। x²। आगे बढ़ते हैं, तो dfr की जो वैल्यू आपको आया वो कुल मिलाकर आया 2। अच्छा dm की वैल्यू आपके पास है ना पहले से, dm की वैल्यू ऊपर में कैपिटल M बाई L इंटू वो रखते हैं, तो dm हो गया कैपिटल M बाई स्मॉल m, और क्या था dx इंटू स्मॉल m स्मॉल r ऊपर में आ गया, और नीचे में क्या आ जाएगा भाई साहब? x² प्लस r² के पावर 3/2, ये आएंगे ना? बोलो भाई। यस। और यहाँ पे अब आपकी dfr को हम इंटीग्रेट करेंगे, dfr को इंटीग्रेट करेंगे तो fr आएगा। कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकालते चल रहे, 2 कैपिटल M स्मॉल m, है ना? कैपिटल M स्मॉल m इंटू स्मॉल r, नीचे में आपके क्या है? स्मॉल l, ये सब कांस्टेंट है, ये 2m स्मॉल m r
ये सब कांस्टेंट है, अंदर में क्या रह गया, dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर, और इसको इंटीग्रेट करनी है कहां से कहां तक, -L/2 से L/2। नहीं, कितने एलिमेंट लिए हैं आपने, बताओ सिचुएशन में आपने कितने एलिमेंट, हाँ साइनस बताओ बेटा, इसमें हमने कितने एलिमेंट लिया है, 2 तो लिया है ना, 2 लिए सर। एक ये लिया है ना, एक ये लिया है और एक ये। तो तुम जो भी लिमिट डालोगे ना, तुम जो भी लिमिट डालोगे वो दोनों x को मिले। अगर तुम x की वैल्यू 0 कर लेते तो ये x भी 0 होगा और ये भी x 0, तो ये दोनों के दोनों जो एलिमेंट्री मास है कहाँ लाई कर जाएंगे, बीच में। यस सर। ये भी यहाँ जाएंगे और ये भी यहाँ जाएंगे। हाँ सर। और हम अगर 0 से इनहांस करते हैं, 0 से 10 सेंटीमीटर करते हैं, तो ये एलिमेंट भी 0 से 10 सेंटीमीटर ऊपर चलेगा और ये भी 0 से 10 सेंटीमीटर नीचे चलेगा। यस सर। और अगर हम 0 से L/2 करते हैं तो ये जो एलिमेंट है वो 0 से मतलब 20 से L/2 ऊपर, और ये भी 0 से L/2 ये ऊपर 20 से लेकर यहाँ पूरी रॉड आ जाएंगी कैप्चर में। यस सर। तो इंटीग्रेट कहां से कहां करेंगे, 0 से L/2। 0 से L/2, और -L/2 से +L/2 कब करते हैं, जब एक एलिमेंट का लेते हैं। जब एक सिंगल एलिमेंट लेते, जब एक सिंगल एलिमेंट लेते तब हम एक ही एलिमेंट को ही पूरा लिमिट ऐसा देना है कि रॉड पूरा कैप्चर करे, तो -L/2 से लेके +L/2। तो ये कहानी हो गई। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे करेगा, अब मैथमेटिक्स हो गया। तो आइए हम बाय पार्ट्स, नहीं बाई पार्ट से ये नहीं होगा, बाई सब्स्टिट्यूशन से, बाई सब्स्टिट्यूशन। अब देखो फिजिक्स के सब्स्टिट्यूशन जो है ना, फिजिक्स का डायग्राम से ही तैयार हो जाता है। हम लोग मैथमेटिक्स जब पढ़ते हैं और इंटीग्रेशन जब करते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, मैथमेटिक्स के इक्वेशन के अनुसार हम लोग कुछ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके उसको इंटीग्रेशन को इजी करते हैं, ये ना करते हैं आइनेश। हाँ सर। लेकिन फिजिक्स में जब भी इंटीग्रेशन कोई आ जाता है और हमें अगर सब्स्टिट्यूशन करना, तो हम फिजिक्स के डायग्राम से ही सब्स्टिट्यूशन मिल जाता। देखो ध्यान से, ये डायग्राम को तुम देखो डायग्राम, हम डायग्राम, और बताओ इस डायग्राम से tan थीटा क्या बोलो, x/r। x/r। यहां से हम x को r tan थीटा बोल सकते हैं ना। यस सर। इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, तो x का हो गया dx, r तो कांस्टेंट है, tan थीटा का sec square x। sec स्क्वायर थीटा d थीटा होगा ना। यस। ये जो dx है वो कहाँ है, वो dx ये है, ये वाला, ये dx, और ये d थीटा जो आया वो d थीटा कहाँ है, वो ये वाला d थीटा। ये अगर हमसे कोई पूछे कि ये जो आपकी dx है, ये जो आपकी dx है और ये जो आपका d थीटा, इस दोनों के रिलेशन बताइए। ये दोनों के बीच में ये रिलेशन हुआ, dx = r sec स्क्वायर थीटा d। दिस इज द रिलेशन बिटवीन dx एंड dt। ये जो आपका dx है और ये जो आपका d थीटा है, इन दोनों के बीच में रिलेशन। चलो ठीक है, तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। dfr की वैल्यू क्या आएंगी, 2g कैपिटल M स्मॉल m r बाई l। dx की वैल्यू बता दो कोई बच्चे, r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। नीचे में बोलो भाई, x की जगह क्या रखेंगे, r tan थीटा, तो ये हो गया r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। r स्क्वायर कॉमन ले लो,
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये पूरा होल टू दी पावर हो जाएंगे 3/2, होंगे कि नहीं? यस सर। अब बताइए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा हम पावर 3/2 को हटा देते हैं तो 2gmmr/l, और ये वाली r बाहर कर लो। ऊपर में तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा रह गया, नीचे में क्या आया? r के पावर में 3/2 है, तो r कट जाएगा, r का क्यूब बचेगा। और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये याद होगा। तो ये हो जाएगा सेक पे पावर क्यूब थीटा, क्योंकि पावर 3 है, स्क्वायर कट गया। तो यहां से सेक स्क्वायर से सेक क्यूब कट के एक नीचे सेक थीटा जिंदा रह गया, ठीक है। और यहाँ जो आर दो ठो ऊपर था, यहाँ से स्क्वायर कट गया, एक आर नीचे जिंदा भी है, वो आर बाहर चला गया, तो हो गया 2gmm/l r, और ये हो गया आपका इंटीग्रेशन में सेक, है ना, कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब बताइए लिमिट क्या वही रखेंगे या चेंज करेंगे? चेंज करेंगे। चेंज करेंगे, वेरी गुड। अब लिमिट कहां से कहां चेंज? सर 0 से tan इनवर्स l/2 r। आप उस लिमिट को फिगर से भी बोल सकते हो, कहां से कहां तक जाना चाहिए, नहीं तो आप यहां वैल्यू प्लेस कर दो। वैल्यू कैसे प्लेस करते हैं तो सुनो। आपको पता है कि यहाँ जो लिमिट मैंने पहली बार दिया था, ये वाली जो लिमिट दिया था इस केस में, ये जो 0 है वो किसके लिए रखा गया है? x के लिए ना। और ये जो l/2 है वो भी किसके लिए रखा गया है? x के लिए रखा। लेकिन यहां पर अब हमको किसके लिए लिमिट रखना है? थीटा के लिए रखना, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर में थीटा ही वेरिएशन में। तो आप यहां पे क्या करो, at x = 0 यहीं तो रखो, यहाँ पे इसमें, यहाँ पे इसमें बताओ, at x = 0 थीटा क्या हो जाएगा? अगर आप यहाँ x की जगह 0 रखोगे तो थीटा क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी। 0 हो जाएगा। और x की जगह अगर हम l/2, ये वाला l/2 रखेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स l/2 r। ये हो जाएगा tan इनवर्स l/2। यहाँ प्लेस करेंगे x का वैल्यू 0 से लेकर tan इनवर्स l/2। cos थीटा का इंटीग्रेशन बोल सकते हो? sin थीटा। fr क्या आया बताइए? fr की वैल्यू 2g कैपिटल M स्मॉल m/l into r into sin थीटा, 0 से लेके tan इनवर्स l/2। ये l/2r आप यहां से भी बोल सकते, ये डायरेक्ट आप डायग्राम से भी बोल सकते। डायरेक्ट आप डायग्राम से देखो, फिगर में देखो, ये आपका हुआ है ना, यहां से ये वाली एंगल, ये वाली एंगल, उसको अल्फा भी बोल सकते हो। अल्फा वैल्यू बताओ क्या होगा? tan इनवर्स l/2 r। tan इनवर्स अल्फा, tan अल्फा हो गया l/2 डिवाइडेड बाई r, l/2r, तो अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स l/2r, जो कि आपके यहाँ, तो अल्फा वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स l/2।
हम यहाँ पे इतना वैल्यू न दिख के अल्फा ही लिख रहे हैं, tan इनवर्स हम अल्फा ही लिख रहे हैं। चलो बताओ, सॉल्व करो। 2gm m by lr cos अल्फा माइनस cos 0, सॉरी साइन है ना, साइन अल्फा माइनस साइन 2gm m by lr। साइन अल्फा का वैल्यू देखो और बताओ। साइन 0 तो 0 होता है, साइन अल्फा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। साइन अल्फा होगा ना ये वाली, परपेंडिकुलर हो गया l/2 और हाइपोटेनियस ये वाला हो जाएगा r² प्लस l/2 का होल स्क्वायर। होगा ना भाई? यस सर। तो साइन अल्फा हो जाएगा l/2 डिवाइडेड बाय, ये हुआ परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस हो गया रूट अंडर r² प्लस l/2। दिस इज द सिचुएशन। ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये l से ये l कैंसिल, gm बाई l तो ठीक है। और यहाँ देखिए तो क्या बचा, यहाँ पे बताओ क्या बचा? 2/4r² प्लस l²। 4r² प्लस l², और ये 2 बन के ऊपर चला गया, जाएगा ना 2। तो फोर्स का फॉर्मूला फुल एंड फाइनल आया 2g कैपिटल M स्मॉल m बाई l रूट अंडर l² प्लस 4r। माइनस क्या यही फॉर्मूला तुम बोले थे? यस सर। चेक करो तो यही है ना, कहीं कैलकुलेशन अगर गलती नहीं है तो यही रिजल्ट है। सही है सर। तो वहाँ पे L की जगह R होगा, GM M by R। यस यस, ये वाली R, और ये L तो कट गए थे, R जिंदा रहे। समझ आया? यस सर। तो पहला जो रॉड का हमने सिचुएशन देखा तो उसके फॉर्मूले कुछ है, इस केस में फॉर्मूले कुछ है। चीजें बदल जाती हैं थोड़ी सी, है ना, चीजों को हम चेंज है ना करेंगे तो रिजल्ट बदल जाते हैं, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ चलोगे तो आप कैलकुलेट कर लोगे कि बदल के फिर क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा स्थिति लेते हैं। मान लो एक प्रकार का एक रिंग आर्क है, क्या है? रिंग आर्क मतलब रिंग का टुकड़ा आप कह सकते। इस रिंग के टुकड़े का मास m है और यहां इसका सेंटर है, और एक पार्टिकल मास यहां रखा हुआ है, और ये जो रिंग आर्क है इसका रेडियस r है, और ये पूरी एंगल थीटा है। ये रिंग आर्क में मास m और ये पार्टिकल जो है उसका मास स्मॉल m, इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा? बिल्कुल चार्ज के, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे तो यहाँ पर रिंग मास की जगह चार्ज्ड आर्क रहेगा, है ना, सेंटर पे एक दूसरा चार्ज रखा रहेगा और बीच के फोर्स। तो आइनस, क्या आपको इसका रिजल्ट याद है? सर इसका याद है सर, 2gmm sin θ/2 by r² थीटा। और वेदांग, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसकी सिचुएशन पढ़ लिए हो? नहीं सर, वो 12th में स्टार्ट होगा अभी स्टार्ट सर। नहीं हुआ? नहीं, 12th का सर स्टार्ट नहीं हुआ अभी।
चलो ठीक है, देखो फटाफट कैसे निकालते हैं, आप समझ लो, अब फिर एंजॉय करना इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाकर। हम यहाँ से एक रेफरेंस पॉइंट ये बाइसेक्टर ले लेते हैं। पूछो ये तो आधा एंगल इधर हो गया θ/2, और इधर हो गया आधा एंगल θ/2। और रेफरेंस से यहाँ से अल्फा एंगुलर पोजीशन पर इधर से भी, क्योंकि सिचुएशन बिल्कुल सिमेट्रिकल है, दोनों साइड हम 2 एलिमेंट्री रिंग में मास, 2 एलिमेंट्री मास में। ये आपकी एलिमेंट्री मास हो, डीएम ये हुआ, ये भी डीएम, और ये जो एलिमेंट्री थिकनेस हुआ इसका डी अल्फा, ये भी हुआ डी अल्फा। डीएम की मास कितना बोलेंगे? डीएम की मास कितना बोलेंगे? आप बोल सकते हो कि थीटा एंगल पर टोटल मास था m, यूनिट एंगल पर m/θ, तो डी अल्फा एंगल पर m d∝/θ, ये हो गया आपका डी। समझ आया वेदांत? यस। फोर्स निकालते हैं। तो ये जो एलिमेंट्री मास है डीएम, ये वाला, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। एक ये हो गया डीएफ, और ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ये हो गया दूसरा वाला डीएफ। ये डीएफ, ये डीएफ। कंपोनेंट तोड़ लो, ये डीएफ का एक कंपोनेंट इधर हो गया डीएफ कॉस अल्फा, इधर हो गया डीएफ साइन। इस डीएफ का भी एक इधर हुआ डीएफ कॉस अल्फा, इधर हुआ डीएफ साइन। डीएफ साइन अल्फा तो कैंसिल हो गया, और रिजल्टेंट जो डीएफ आर है वो बन गई है 2df कॉस अल्फा। ठीक है, तो रिजल्टेंट डीएफ आर की वैल्यू क्या होंगी? इंटीग्रेशन करेंगे डीएफ, वैल्यू रखा 2df, डीएफ की वैल्यू क्या हो जाएंगी? तो जी dm इंटू m बटा में आर स्क्वायर। यह डीएफ की वैल्यू जो आप देख रहे हो, वो ये जो डीएफ है, एक मास यहाँ है डीएफ, एक मास यहाँ है डीएम, और एक मास यहाँ है एम। इन दोनों के बीच की दूरी है रेडियस के बराबर, तो जी डीएम इंटू एम बाई आर स्क्वायर। ये हो गया डीएफ, और कॉस अल्फा सल्फा ना, और इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके θ/2 तक। ये वाली जो लिमिट जाएगी इधर से भी, इधर से θ/2 वैल्यू रख दीजिए। 2 जी डीएम की वैल्यू आपके पास है ही, जी डीएम की वैल्यू क्या है? m d∝/θ, ऊपर में स्मॉल m, नीचे में आर स्क्वायर, और कॉस अल्फा। कांस्टेंट सबको बाहर कर लो, 2g कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई θ इंटू आर स्क्वायर बाहर कर लो। इंटीग्रेशन में क्या रह जाएगा? कॉस अल्फा डी अल्फा, कॉस अल्फा डी अल्फा, बाकी सारे कांस्टेंट्स। इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर θ/, तो कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन साइन अल्फा, एक बार ऊपर वाला लिमिट, एक बार नीचे वाला लिमिट।
2z कैपिटल M स्मॉल m by थीटा r स्क्वायर sin थीटा by 2 minus sin 0 0 sin 0। ठीक है, इस फॉर्मूला को हम कुछ इस तरह से सजा देते हैं और याद रखते हैं 2g m by r स्क्वायर इंटू साइन थीटा बाई 2 माइनस डिवाइडेड बाई थीटा। ये फैक्टर को हम एक्स्ट्रा लगा दें। साइन 0 है। समझ आया? sin थीटा बाई 2 माइनस क्या यही बोले थे रिजल्ट? नीचे थीटा होगा, थीटा बाई 2 नहीं होगा। ऊपर का 2 नीचे कर दिया है, ये वाली जो 2 थी ना, ठीक है सर। ये जो था ना ऊपर में 2, यस सर। उसको मैंने डिनोमिनेटर में कर दिया। ओके सर। समझ आया? यस सर। ऊपर का 2 को नीचे ठीक मैथमेटिकली आप इसको जांच सकते। मैथमेटिकली क्या जांचना है? जैसे कि मान लो ये आर्क बहुत छोटा हो तो थीटा बहुत छोटा होता। हाँ सर। थीटा अगर बहुत छोटा होता तो फोर्स की वैल्यू क्या होती? तो फोर्स की वैल्यू में हम लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कर देते हैं। यस सर। और फॉर्मूला क्या आता है? जी कैपिटल M स्मॉल m बाई r स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 बाई थीटा बाई 2। उसका फॉर्मूला लिखेंगे पता है क्या? जी mm बाई r स्क्वायर तो बाहर हो गए और इसकी लिमिट वैल्यू 1 होती है। पढ़े हो ना? यस सर। मैथमेटिक्स में लिमिट इसकी वैल्यू 1 होती है तो 1 हो गया। तो ये बहुत छोटा हुआ तो ये अपने आप में एक रिंग पार्टिकल मास हो जाएगा और चीज का फोर्स। ठीक है, तो हम मैथमेटिकली उसको वो जांच पड़ताल कर लें। ये रिंग के कारण होता है। 4 आर्क सेम ये सिचुएशन फिर और एक बच गया रिंग, पूरा रिंग और मास ऑन द एक्सियल लाइन। तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो फोर्स की पूरी कहानी खत्म। ये इंडिकेशन ठीक है, तो सब जो हमने फोर्स पढ़ा है ये बस यही 3 केस में है ना। G m1 m2 r स्क्वायर जो है वो लगता है। ये जो फॉर्मूला तुम पढ़ते हो G m1 m2 r स्क्वायर जो है वो बस यही 3 केस में आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी दूसरे तीसरे केस में, इस केस में, इस केस में, इस केस में क्या क्या होगा, सब केस में अलग अलग आते हैं रिजल्ट के तौर पर। आप देख ही रहे। लेकिन इस बार बाउंड्री क्रॉस नहीं ठीक है। करते।